नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची कहानी पर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर राजेश ने भेजी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए आज की कहानी राजेश की जबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूँ। मैं ट्रक चलाने का काम बहुत कम उम्र से ही शुरू कर दिया था। जब मैं मात्र 20 साल का था, तभी से मैं मेरे मामा जी का ट्रक चलाने लग गया था। लेकिन जो डरावनी घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वे तब की है जब मैं 35 साल का था। आज मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। लेकिन मुझे उस घटना के बाद मैंने अपने जीवन में ट्रक चलाते वक्त कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और किसी को भी कहीं पर भी आने जाने की इजाजत नहीं थी, सिवाय इमरजेंसी सेवाओं के। उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी मेडिकल लाइन में दवाओं को लाने और ले जाने में लगा रखी थी, इसलिए मुझे लॉकडाउन में भी गाली चढ़ानी पड़ती थी। उस दिन मैंने ट्रक में ग्वालियर से सामान लोड किया और मुझे ये सामान मुंबई पहुंचाना था। अभी दोपहर के 3 बजे थे और 3 बजे तक ट्रक को लोड पूरा कर लिया था। फिर लगभग शाम के 5 बजे तक मैंने थोड़ा आराम करने के बाद अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मुझे ये सामान अगले दिन शाम तक मुंबई पहुंचाना था, इसलिए मैं काफी अच्छी खासी रफ्तार से चल रहा था। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितना सांस लेना जरूरी होता है, लॉकडाउन के टाइम पे मास्क लगाना भी उतना ही जरूरी था। क्योंकि अगर गलती से भी कहीं पर पुलिस वालों ने बिना मास्क के देख लिया तो चालान काटने में वो बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते। यही सोचकर जब ट्रक स्टार्ट किया, उसी वक्त मैंने अपना मास्क लगा लिया था। अब मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने के कारण चारों तरफ अंधेरा पसरने लगा था और सड़क पर सिर्फ अंधेरा अंधेरा और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं किसी तरह कल शाम से पहले यानी कि जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा तो मुझे थोड़ा ज्यादा आराम करने का वक्त मिल जाएगा। और यही सोचकर मैंने फैसला किया कि यदि रास्ते में मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता दिखता है तो मैं उस शॉर्टकट रास्ते को अपनाकर जल्दी से मुंबई पहुंच जाऊंगा। लेकिन कुछ दूर और गाड़ी चलाने के बाद ना जाने क्यों मुझे नींद की झपकियां आने लगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर रास्ते में कहीं थोड़ा हाथ मुंह धोकर चाय पी ली जाए तो ठीक रहेगा। यही सोचकर मैं अब ट्रक को चलाते हुए हाईवे पर किसी ढाबे या चाय वाले की दुकान की तलाश करने लगा। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद मुझे याद आया कि ये तो लॉकडाउन का टाइम है और इस टाइम मुझे कोई भी ढाबा या दुकान मिलने वाली नहीं है जहां बैठकर मैं चाय पी सकूं। फिर मैंने अपने आप से मन में ही कहा, क्या यार राकेश, तू भी ना कितना भोला है। भला लॉकडाउन के टाइम पर तुझे चाय की दुकान कहां से मिलेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अचानक हाईवे पर कुछ दूरी पर एक रोशनी सी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे मैं उसके पास गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो तो एक चाय की टपरी है। उस पर एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा हुआ है। हमारे राजस्थान में छोटी और अस्थायी दुकान को टपरी ही कहकर बुलाया जाता है। तभी मैंने उस बुजुर्ग आदमी के पास अपना ट्रक ले जाकर रोका और ट्रक में बैठे बैठे ही उससे पूछा कि चाय मिलेगी क्या। तो उसने मुझे कहा कि सब कुछ मिलेगा, आप ट्रक से नीचे तो उतरें या सब कुछ वहीं पर लेंगे। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर फिर भी मुझे तो थोड़ी चाय पीनी थी, इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतर गया। फिर मैंने उस आदमी को चाय बनाने के लिए कहा। उस आदमी को चाय बनाने के लिए कहकर मैंने अपने ट्रक से पानी की बोतल निकाली, अपना मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा फ्रेश हो लूं। थोड़ी ही देर के बाद उस आदमी ने चाय बनाकर मुझे दे दी, लेकिन उसकी चाय का टेस्ट कुछ अजीब था। जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब, ये चाय भैंस के दूध की नहीं। वो क्या है कि लॉकडाउन के टाइम पर दूध की सभी दुकानें तो बंद हैं और मेरे घर में तो सिर्फ बकरियां हैं, तो मैं उन बकरियों का ही दूध निकाल कर यहाँ दुकान पर लाता हूँ, उसी की चाय बनाकर बेचता हूँ। शायद आपने कभी बकरी के दूध की चाय नहीं पी होगी, इसलिए आपको टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है।
तब मैंने उससे पूछते हुए बोला कि ये लॉकडाउन के टाइम पर तुमने दुकान खोल रखी है, पुलिस वगैरह आती है तो तुम्हें कुछ कहती नहीं क्या? इस पर उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे कहा, पुलिस तो क्या, हमारा तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी और वो मुस्कुराने के साथ साथ मुझे अजीब तरीके से घूर भी रहा था। तभी मैं उसको नजरअंदाज करते हुए चाय पीने लगा। मुझे लगा कि ये बुड्ढा थोड़ा सटिया गया होगा। जब मैं उसकी दुकान पर चाय पीने उतरा था तो मैंने अपना ट्रक चालू ही छोड़ दिया था, लेकिन अचानक से मेरा ट्रक बंद हो गया। मैं सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा ट्रक अभी नया नया ही था और वो ऐसे ही अपने आप कभी बंद नहीं होता जब तक कि मैं खुद उसे चाबी से बंद ना करूं। तभी मुझे लगा कि शायद ट्रक में सर्विसिंग आ गई है, इसलिए अपने आप बंद हो गया। खैर, मैं इस बात को नजरअंदाज करके चाय पीने लगा, लेकिन पीते वक्त मुझे उसकी चाय कुछ थोड़ी अजीब ही लग रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूँ, तो मैंने अपने जीवन में पहले भी बहुत बार बकरी के दूध की चाय पी थी, लेकिन कभी भी उसका टेस्ट ऐसा नहीं था जैसा कि आज इस बुड्ढे की चाय का था। तभी चाय पीते वक्त अचानक मेरी नजर उस बुड्ढे की टपरी के बगल से जा रहे रास्ते पर गई। मुझे लगा शायद ये कोई शॉर्टकट रास्ता हो। तभी मैंने उस आदमी से पूछा कि बाबा जी, ये रास्ता कहाँ जाता है? तो उस आदमी ने फिर से अजीब से मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा कि जहां जाना चाहते हो ये रास्ता तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। तो मैंने उस आदमी से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे कहां जाना है, ये रास्ता मुझे वहां पहुंचा देगा? इस पर वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना सिर नीचे किए बैठा रहा। तभी मैंने उससे फिर से पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि इस रास्ते से मुंबई जाने में कितनी दूरी कम पड़ेगी? तो इस पर उस आदमी ने अपना मुंह नीचे किए हुए बोला, साहब 200 किलोमीटर कम पड़ेगा। अभी मैं उस आदमी से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी वह आदमी अजीब तरीके से कांपने लगा। जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसका एक हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इस पर उस आदमी ने मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम जा सकते हो यहां से। मुझे भी उससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं था, इसलिए मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया। लेकिन ट्रक में बैठने के बाद भी जब मैंने उस आदमी को देखा तो उसकी हरकतें मुझे बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लग रही थी। मुझे तो वो बुढ़ा पहले भी बहुत ज्यादा सटियाया हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ना जाने क्यों उसके चाय पीने के बाद मेरा ध्यान बार बार उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ जा रहा था और मेरा मन बार बार उस शॉर्टकट रास्ते से ही चलने को कर रहा था, और आखिर में हुआ भी यही। अब मैं उस शॉर्टकट रास्ते से ही मुंबई की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। जब मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने उस आदमी के चाय के पैसे तो दिए ही नहीं। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था और वापस जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने वापस जाना ठीक नहीं समझा। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अजीब बात तो ये लगी कि उस आदमी ने भी मुझसे चाय के पैसे नहीं मांगे। खैर, मैं अब इस बातों को भूलकर आगे की तरफ बढ़ना चाहता था और अपने रास्ते पर मैं बढ़ता चला गया। लेकिन मुझे उस रास्ते पर एक सबसे अजीब बात यह लगी कि पीछे जब मैं हाईवे से आ रहा था तो हाईवे के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे थे और वो सब हरे भरे थे। लेकिन इस रास्ते पर अगल बगल में जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे बिल्कुल सूखे हैं और उन पर एक हरी पत्ती तक नहीं। तभी मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर पहले जिस हाईवे पर दोनों तरफ हरियाली थी तो उससे इतनी सी दूरी पर इतना सूखा कैसे हो सकता है। पर मुझे तो जल्दी से मुंबई पहुंचना था, इसलिए मैंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। अब जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की। उस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे। लगभग हर 1-2 किलोमीटर पर स्पीड ब्रेकर आ रहा था। ऐसे मैंने सोचा कि इस रफ्तार से तो मैं शायद टाइम पर कभी ना पहुंचूं। पर अब मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि उस रास्ते पर अब मैं काफी आगे आ चुका था, इसलिए मैंने आगे चलते रहना ही ठीक समझा। लेकिन कुछ देर बाद ट्रक चलाते हुए मुझे महसूस होने लगा जैसे ट्रक को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है।
ऐसा अमूमन तब होता है जब ट्रक में पीछे की तरफ कुछ ज्यादा भारी चीज लोड हो, लेकिन आज तो ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी ट्रक इतना पावर क्यों ले रहा है, जैसा उसके पीछे कोई बहुत भारी सामान लोड किया हो। अब बार बार मुझे इस चीज का एहसास होने लगा था कि ट्रक को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसलिए मैंने ट्रक को रोककर एक बार चेक करने की सोची, लेकिन रोकने से पहले सामने के रास्ते का मंजर देखकर मेरा ट्रक रोकने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ और देखने में बहुत ज्यादा व्यायामान था। खैर, वैसे तो मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन आखिर हूं तो मैं भी एक इंसान ना। तभी मैं ट्रक चलाते हुए मन ही मन सोच ही रहा था, कहीं कोई अच्छी सी जगह दिख जाए या फिर कोई इंसान दिख जाए तो मैं ट्रक रोककर उसको चेक कर लूंगा और उस इंसान से पूछ लूंगा कि रास्ता इतना वीरान और सूखा क्यों है और यहाँ मुंबई तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। बस मेरे ये सोचने भर की देरी थी और मुझे रास्ते पर आगे की तरफ एक औरत सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर चलती हुई दिखाई दी। उसे देखकर मैंने सोचा कि इतनी रात को ये औरत लकड़ियों का गट्ठर लेकर कहां जा रही है। तभी मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी मैंने उसके पास जाकर अपने ट्रक को रोक दिया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में वो औरत दिखने में काफी जवान और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने घूंघट निकाल रखा था। मेरे ट्रक को उसके पास रुकता हुआ देख वो औरत भी वहीं रुक गई। तभी मैंने उस औरत से पूछा कि ये रास्ता कितना लंबा और है, लेकिन शायद ट्रक के इंजन की आवाज से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने नीचे उतरकर ही उससे बात करना ठीक समझा। अब मैं ट्रक को चालू छोड़कर ही केबिन से नीचे उतरा और उस औरत के पास गया, लेकिन जैसे ही मैं उतरकर उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगा तो उस औरत ने अपने लकड़ियों के गट्ठर से अपनी दताली निकाली और मेरी तरफ आगे बढ़ा दी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी मैंने उससे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ रास्ता भटक गया हूं और मैं आपसे रास्ता पूछने के लिए नीचे उतरा हूं, आप मुझे गलत ना समझे। इस पर वो औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने अपने हाथ में ली हुई दांतली को नीचे रख कर लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दांतली हमारे राजस्थान में एक प्रकार का औजार है जिसे कुछ भी लकड़ी या अन्य चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं उस औरत से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी उसने अपना घूंघट ऊपर किया। उसके घूंघट ऊपर करते ही मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी मैंने अपने आप को संभालते हुए उस औरत से पूछा कि क्या ये रास्ता आगे जाकर ठीक होगा या ऐसे ही उबड़ खाबड़ रहेगा। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, ये ज्यादा आगे तक ऐसा नहीं है, आगे जाकर रास्ता बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी आवाज सुनते ही मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वो देखने में जितनी खूबसूरत और जवान लग रही थी, उसकी आवाज उतनी ही बदसूरत या फिर यूं कहे कि अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल मर्दों की तरह थी जब वो बोल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत नहीं बल्कि कोई लड़का बोल रहा हो, लेकिन मेरा ध्यान उसकी आवाज से ज्यादा उसकी खूबसूरती पर जा रहा था। इसलिए मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात में कहां जा रही हो, और वो भी इन लकड़ियों के गट्ठर को लेकर। तो इस पर औरत ने कहा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है ना, तो दिन के समय तो बाहर जाकर लकड़ियां ला नहीं सकते, इसलिए मैं रात के समय ही लकड़ियां लेकर आती हूँ, क्योंकि हमारा घर पर लकड़ियों का से ही खाना बनता है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है यह औरत सच बोल रही हो, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का भी ऐसा ही माहौल था। तभी अचानक मेरा ट्रक अपने आप बंद हो गया। जब तक ट्रक चालू था तब तक तो सड़क पर हेडलाइट की रोशनी थी, लेकिन जैसे ही ट्रक बंद हुआ तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब जैसे ही उस अंधेरे में मैंने अपनी नजर उस औरत की तरफ घुमाई, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हेडलाइट की रोशनी में वो औरत जितनी खूबसूरत और जवान दिख रही थी, अंधेरे में वो औरत उतनी ही ज्यादा बदसूरत और बूढ़ी नजर आ रही थी। उसका चेहरा एक तरफ से पूरी तरह से जला हुआ था और उसके होंठ बिल्कुल काले पड़ गए थे। अब उसका ये मंजर देखकर मैं थर-थर कांपने लगा और पूरा पसीना पसीना हो गया। मेरी ये हालत देखकर वो औरत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। अब जैसे जैसे औरत मुस्कुरा रही थी, वैसे वैसे ही उसके होंठों से खून टपक रहा था।
ये सब देखकर मैं तो वहां जैसे पत्थर की तरह ही जम गया था। मैं हिलना और चिल्लाना चाहता था, पर मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी और पैरों की तो जैसे किसी ने फेविक्विक से ही चिपका दिया हो। अब उस औरत और मेरे बीच में सिर्फ 2 कदमों का ही फासला था। वे औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आगे बढ़ने लगी। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार दुगनी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब हार्ट अटैक आने ही वाला है। वो औरत मुझे अजीब तरीके से मुस्कुरा कर घूर रही थी और उसके अंदर से घर घर की आवाज आ रही थी। साथ ही उसके होठों से खून की बूंदें अपने आप टपक रही थी, जैसे अभी अभी उसने किसी का खून पिया हो। उस औरत की मुस्कुराहट बिल्कुल उस बुढ़े की तरह थी जिसने शाम के वक्त उस टपरी पर चाय पिलाई थी और जिसने मुझे ये शॉर्टकट रास्ता दिखाया था। यह औरत बिल्कुल उसी की तरह मुझे घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस औरत ने अपने सिर पर रखा हुआ गट्ठर फेंक दिया। जब मैंने उस गट्ठर की तरफ देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वो कोई लकड़ियों का गट्ठर नहीं, बल्कि वो तो इंसानों की हड्डियों का गट्ठर था जिसमें बहुत सारे इंसानी कंकाल थे। ये नजारा देखकर तो अब मेरा दिल सीने से बाहर निकला जा रहा था। ये सब देखकर मैं अब समझ चुका था कि मैं गलत रास्ते पे आ चुका हूँ और इसके साथ ही मैं बहुत बुरी तरीके से फंस भी चुका हूँ, क्योंकि ये औरत अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उस गट्ठर की तरफ देखकर मैं यही सोच रहा था कि इन लोगों में भी इस औरत ने मार दिया होगा और ये उन्हीं सभी लोगों के कंकाल है। आज के बाद एक कंकाल मेरा भी इनमें शामिल हो जाएगा। अब वे औरत धीरे धीरे मुस्कुराने के साथ साथ हंसने भी लगी थी। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी पता नहीं अचानक अंधेरे में से एक आदमी आया। उस आदमी को आता हुआ देख मुझे अपनी जान बचने की कुछ उम्मीद दिखने लगी। मुझे लगा कि यदि ये आदमी यहां आकर मुझे इस औरत से चुंगल से छुड़ा ही लेगा, लेकिन जैसे ही वो आदमी करीब आया तो उसका चेहरा देखकर मेरे बचने की जो उम्मीद थी ना, वो भी खत्म हो गई, क्योंकि ये कोई और नहीं, वही बुढ़ा था जिसने मुझे उस टपरी पर चाय पिलाई थी। मेरे नजदीक आकर वो बुढ़ा मुझसे बोला, क्यों ड्राइवर बाबू, पैसे दिए बिना ही निकल गए? चाय के पैसे कौन देगा? तभी मैं उन दोनों से कहना चाहता था कि तुम्हारे चाय के पैसे ले लो, पर मुझे जिंदा छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, लेकिन मेरे हलक से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक उस चुड़ैल औरत ने मेरे सीने पर एक लात मारी और मैं धड़ाम से पीठ के बल सड़क पर गिर पड़ा। मुझे अब समझ आ चुका था कि ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। अभी मैं उठकर वहां से भागना ही चाह रहा था कि तभी वो चुड़ैल औरत अचानक से उछलकर मेरे सीने पर बैठ गई और उसने मुझे मारने के लिए अपने हाथ में वो दताली ले रखी थी। अभी उस दांतली से मेरे ऊपर वो वार करने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरा फोन बज उठा और मेरे फोन के बजते ही वो औरत अचानक से चिल्लाने लगी और जोर जोर से अपने दोनों कानों को दबाने लगी, जैसे उससे मेरे फोन की आवाज बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हो। तभी मेरे फोन की घंटी की तरफ ध्यान गया तो मुझे याद आया कि मैंने अपने फोन की घंटी में हनुमान चालीसा लगा रखा है और फोन आने पर उस हनुमान चालीसा की आवाज को सुनकर ही वो चुड़ैल चाहकर भी मुझ पे वार नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैंने इस फोन को उठा लिया और घंटी बंद होते ही ये चुड़ैल मेरे ऊपर से हावी हो जाएगी, इसलिए मैंने फोन उठाना ठीक नहीं समझा। लेकिन फोन कुछ देर के बाद ही कट गया। घंटी बजना बंद हो गई। घंटी बजने के बंद होते ही वो चुड़ैल मेरे ऊपर फिर से वार करने ही वाली थी कि तभी फिर से फोन बज उठा और फिर से हनुमान चालीसा की आवाज आने लगी। इसके साथ ही इस बार अचानक से पता नहीं कैसे पर मेरा ट्रक अपने आप ही चालू हो गया और ट्रक के चालू होते ही ट्रक की हेडलाइट की रोशनी चली और मेरे आसपास उजाला ही उजाला हो गया और वे चुड़ैल औरत और वो बुड्ढा वहां से पता नहीं कहां गायब हो गए। लेकिन अभी भी मेरे फोन में हनुमान चालीसा बजा जा रहा था। कोई तो था जो बार बार मुझे फोन कर रहा था, जिसकी वजह से ये हनुमान चालीसा बज रहा था। अब मैं समझ चुका था कि अगर इस चुड़ैल और इस बुढ़े के चंगुल से बचना है तो मुझे हनुमान चालीसा ही एकमात्र मेरा सहारा है, जो कि मुझे यहां से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है।
इसलिए मैं अपने शरीर पर पूरा जोर लगाता हूँ और उठकर जल्दी से केबिन में जाकर बैठ जाता हूँ और अपने केबिन में म्यूजिक सिस्टम में फुल आवाज में हनुमान चालीसा चला देता हूँ। इसके साथ ही ट्रक को फुल स्पीड में वहां से दौड़ा लिया। अब ट्रक को फुल स्पीड में भगाया जा रहा था, तभी हनुमान चालीसा की आवाज के साथ मुझे मेरे पीछे से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, जैसे किसी को कुछ छूट गया हो। लेकिन मैं उन आवाजों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने ट्रक को चलाने पे ध्यान दिया। ट्रक चलाते वक्त मैंने सोचा कि आज किसका फोन आया होगा जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। मैं देखना चाहता था कि आखिर किसकी वजह से मेरी जान बची, इसलिए मैंने अपना मोबाइल निकाला और देखना चाहा कि किसका फोन आया है। तभी मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है वो चुड़ैल और बुड्ढा अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो, इसलिए अभी तो मुझे पूरा ध्यान सिर्फ ट्रक चलाने पे लगाना चाहिए। और जब मैं मुंबई में एंटर कर जाऊंगा और कोई रिहायशी इलाका या कॉलोनी में आऊंगा, तब मैं ट्रक को रोककर फोन को देखूंगा। इसके बाद जब मैं मुंबई के रिहायशी इलाके में एंटर हो गया और मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, तब मैंने सड़क के किनारे ट्रक को रोका और फोन निकालकर अपना फोन चेक किया। जब मैंने फोन चेक किया तो मैंने पाया कि ये फोन मेरी पत्नी ने किया था। इसके साथ ही उस दिन के बाद मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाना छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने उस शॉर्टकट रास्ते और उस चाय वाली टपरी की बात अपने साथ वाले ड्राइवर को बताई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले वो बाप और बेटी उस चाय की टपरी को चलाया करते थे। लेकिन एक दिन शायद कोई ट्रक वाला शराब पीकर उनके ऊपर ट्रक चढ़ा देता है और उसकी टपरी को टक्कर मार देता है। उस टक्कर में वो बाप और बेटी मारे जाते हैं। तभी से वो बाप और बेटी ट्रक वालों को रोककर वहां चाय पिलाते हैं और उस शॉर्टकट रास्ते से जाने के लिए गुमराह करते हैं और उनसे अपनी मौत का बदला लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही बताएं कि आप किस शहर से हैं और आपका नाम क्या है।